अपन आज डिस्कस करेंगे फाजान नियम। जो फाजान रूल है वो कोवेलेंट कैरेक्टर को किस टाइप से अफेक्ट करता है और ऐसी कौन कौन सी आपकी केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज है जो कोवेलेंट बॉन्ड पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। यहाँ पर अपन 5 से 6 जो आपके प्रॉपर्टीज है उनका डिस्कशन करेंगे जो आपके डायरेक्टली अफेक्टेड होती है कोवेलेंट कैरेक्टर से। तो सबसे पहले देखो, कोई भी आप चैप्टर पढ़ते हो केमिस्ट्री में उसका बिल्कुल बेसिक अपन अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो अपन यहाँ पर ये देखेंगे जो ये जो फाजान रूल है, फाजान नियम है, उसकी नेसेसरी अपन को क्यों हुई। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आता है, पहली लाइन क्या कि जो फाजान नियम अपन को क्या बताता है, कोई भी आपका आयनिक जो यौगिक है उसमें कितने प्रतिशत सहसंयोजक गुण है, मीनिंग कितना परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर है वो डेवलप हो गया। उसी को किसने डिफाइन किया था, किसने एक्सप्लेन किया था, फाजान ने। और इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, फाजान रूल बोलते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा, फाजान रूल किससे डील करेगा, इट डील्स विद द कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयोनिक बॉन्ड। ये पहला हो गया स्टेटमेंट। सेकंड बात देखेंगे, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। अब अपन को यहाँ पर देखना है नॉन मेटल कैसा होना चाहिए, मेटल कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी उनकी प्रॉपर्टीज है जो आपके कोवेलेंट कैरेक्टर को अफेक्ट करेगी, और कोवेलेंट जो कैरेक्टर है उसको अफेक्टेड करने वाली जो प्रॉपर्टीज उस पर जो फाजान रूल से आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में किस टाइप की प्रॉब्लम आपसे पूछता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। फाजान रूल किसको एक्सप्लेन करता है, तो पहला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या बनेगा, इट डील्स विद द कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयोनिक बॉन्ड, पहला स्टेटमेंट आपको यही ध्यान रखना है, फाजान रूल में क्या किससे डील करता है, आयोनिक बॉन्ड के अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है इससे डील करता है कौन, आपका फाजान रूल। क्लियर है, पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकंड बात अपन यहाँ पर जो कम डिटेल में डिस्कस करेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर का, तो आपको ये ध्यान रखना है, देखो पहली बात किसको अंडरस्टैंड करना अपन को, आयोनिक बॉन्ड को। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है क्या, जो भी आपका आयोनिक बॉन्ड है ये आयोनिक बॉन्ड जनरली किस किस के बीच में फॉर्मेशन होता है, ऑलवेज आप माइंड में सेट करके रखेंगे। एक तो आपको क्या चाहिए, मेटल प्लस नॉन मेटल। जब भी आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए कंडीशन चाहिए, एक तो मेटल चाहिए, सेकंड वाली क्या चाहिए, नॉन मेटल। मेटल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगी, मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ बता देता हूँ। मेटल जैसे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगी तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और नॉन मेटल क्या करेगी, आपकी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, गेन करेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एनाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या चाहिए, मेटल और नॉन मेटल। मेटल की जो जनरली प्रॉपर्टीज क्या होती है, टेंडेंसी क्या होती है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया किसका फॉर्मेशन हो गया, कैटायन का। और जैसे नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को, जो ये मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना उसी को कौन एक्सेप्ट करेगा, आपका नॉन मेटल, और किसका फॉर्मेशन कर दिया, एनाइन का। क्लियर है। अब यहाँ से अपन को ये अंडरस्टैंड करना है कैटायन और एनाइन का क्या रोल होता है किसी भी आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर को डेवलप करने में। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप फाजान रूल से डील करते हो तो कैटायन की ऑलवेज कौन सी प्रॉपर्टी से डील करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना है कैटायन की आप ऑलवेज डील करेंगे पोलराइजिंग पावर। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनता है, कैटायन का ऑलवेज क्या देखते हैं आप, पोलराइजिंग पावर। और जो भी एनाइन है इसकी कौन सी प्रॉपर्टी देखते हो, इसकी देखते हो आप पोलराइजिबिलिटी। ये ध्यान रखना है, कैटायन और एनाइन इसकी मैंने दो प्रॉपर्टी बता दी। कैटायन की कौन सी प्रॉपर्टी देखनी अपन को, पोलराइजिंग पावर, और जो एनाइन इसकी कौन सी प्रॉपर्टी देखनी है आपको, पोलराइजिबिलिटी। अब इसका मीनिंग क्या है, पोलराइजिंग पावर का मीनिंग क्या है, देखो जो भी कैटायन जितना स्मॉल साइज का होगा ना वो उतने इस एनाइन की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसी को आप क्या बोलते हो, पोलराइजिंग पावर बोलते हो। पोलराइजिबिलिटी का मीनिंग ये पहली बात तो किसकी प्रॉपर्टी होती है, एनाइन की। कोई भी एनाइन का जितना लार्ज साइज होगा मीनिंग उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ही क्या होगा, मैक्सिमम होगा स्फीयर में, तो उसकी जो पोलराइजिबिलिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम। तो यहाँ से एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनके ऊपर किस टाइप से आपके क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अपन उसको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो कैटायन का पोलराइजिंग पावर देखते हो, एनायन की पोलराइजिबिलिटी। इसको एक बार बता देता हूँ मैं, जैसे कैसे ये वहाँ पर वर्क करता है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या रहा, कोई भी
कैटाइन रहा, ये मैंने क्या ले लिया, कैटाइन। और यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड होगा तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, एनाइन। और आप 11वीं क्लास में पढ़ कर आते हो कि कैटाइन के कंपैरिजन में जो एनाइन होता है उसका साइज क्या होता है, लार्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ग्रेटर, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना ज़्यादा रिपल्सन लगेगा, मीनिंग जो आपका न्यूक्लियस इसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये मैंने किसको बना दिया, नेगेटिव, मीनिंग ये एनाइन हो गया और ये क्या हो गया, कैटाइन हो गया। अब आपको ध्यान रखना है एनाइन का क्या है, साइज लार्ज है, तो इसके ये यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये वाला क्या करेगा, जब भी इनके बीच में, देखो कैटाइन का स्मॉल साइज है, एनाइन का क्या है, लार्ज साइज है। कैटाइन क्या करेगा, इस एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये जो एनाइन इस वाली साइज में नहीं रहकर क्या हो जाएगा, पोलराइज होकर, और इसकी ओर होना क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैटाइन की ओर क्या होने लगेगी, शिफ्ट होने लगेगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। और कैटाइन इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, एनाइन को अपनी ओर अट्रैक्ट करा, इसको अपन क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। क्लियर है? तो ये वाली जो नॉर्मल थीम है आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि जैसे इस कैटाइन ने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर क्या किया, अट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर जनरली किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक ओवरलैपिंग जोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैटाइन और एनाइन के बीच में आयोनिक बॉन्ड में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे यहाँ पर इस वाली इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसके बीच में क्या बन गया, ओवरलैपिंग जोन। और ये ओवरलैपिंग जोन बनने के कारण इसमें कौन से प्रॉपर्टीज आ जाती है, आयोनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑलवेज ओवरलैपिंग से होता है, जबकि आपके जो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो किससे होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द कैटाइन एंड एनाइन। क्लियर है? तो यहाँ से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो यहाँ पर अपन डील करते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या बनेगा, ओवरलैपिंग जोन बनेगा, तो ओवरलैपिंग जोन बनने से कौन से कैरेक्टर आ जाएंगे, आयोनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो जाएगा। अब आपको यही सीखना है कि जो कोवलेंट कैरेक्टर है इस पर डिपेंड करने वाले कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे, और उन पर आपके कंपटीशन एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछता है। तो आइए सबसे पहले अब देखो आपके कंपटीशन एग्जाम में जनरली क्या होता है, जो फाजान रूल है इसके अंदर आपको एक ही प्रॉपर्टी से डील करवाता है, सोल्यूबिलिटी से। क्लियर है? लेकिन मैं यहाँ पर कम से कम 5 से 6 प्रॉपर्टी लेकर चलूंगा, चाहे से एग्जामिनर किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ ले आप उसका इजीली आंसर दे पाओगे। तो आइए बिल्कुल सीखिए इजीली से। सबसे पहले फाजान रूल है, तो आयोनिक बॉन्ड में किसका डेवलपमेंट हो गया, आपके कोवलेंट कैरेक्टर का। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर। अब आपको ये देखना है कि जो ये कोवलेंट कैरेक्टर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि जो भी कोवलेंट कैरेक्टर है वो ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट के। एमपी का मीनिंग क्या है मेरा, मेल्टिंग पॉइंट। फिर ये ध्यान रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। फिर क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। यहीं से चल रहा हूं मैं, कोवलेंट कैरेक्टर को शॉर्ट में लिख देता हूं सी। मीनिंग क्या है यहाँ पर, कोवलेंट कैरेक्टर। ये लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कलर इंटेंसिटी, कलर इंटेंसिटी। क्लियर है? ये लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये वाला। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी ऑफ कंपाउंड, सोल्यूबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। एक और प्रॉपर्टीज है, कोवलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू solubility of the compound, solubility of the compounds in polar solvent, in polar solvent।
अब आपको ये भी पता होना चाहिए पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल कौन सा होता है आपका H2O। और नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करो तो यहाँ पर जो मैक्सिमम यूज में लिया जाता है कौन सा लिया जाता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ओवरलैपिंग जोन बनेगा मीनिंग आयोनिक कंपाउंड में किसके कैरेक्टर आ जाएंगे कोवलेंट कैरेक्टर। और कोवलेंट कैरेक्टर है उनका जो एग्जाम है, अब देखो इनमें से कोई भी ऑर्डर पूछ सकता है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ सकता है, जो भी आपके ऑक्साइड है उनका एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, सोल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, सोल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट और कलर इंटेंसिटी। बस आपको तो ये पता होना चाहिए कि ये कोवलेंट कैरेक्टर किस पर डिपेंड कर रहा है। अगर कोवलेंट कैरेक्टर का आपने ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया तो इनमें से कुछ भी आ जाए आप उसको इजीली फाइंड आउट कर लोगे। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि ये जो कोवलेंट कैरेक्टर यहाँ पर डेवलप हो रहा है ना, ये कोवलेंट कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है। अभी तक तो अपन ये देखा है कि जो सोल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, सोल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड और कलर इंटेंसिटी ये किस पर डिपेंड करती है आपके कोवलेंट कैरेक्टर पर। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो कोवलेंट कैरेक्टर है ना, ये किस पर डिपेंड करेगा, कब कब जो आयोनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर क्या आएंगे मैक्सिमम। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कोवलेंट कैरेक्टर के लिए क्या क्या कंडीशन है। ये लीजिए, आपको कोई भी आयोनिक कंपाउंड है उसमें कौन से प्रॉपर्टीज इंसर्ट करवाने कोवलेंट कैरेक्टर। देखो कब कब कोवलेंट कैरेक्टर है वो मैक्सिमम आएगा, मीनिंग कब कब आपकी ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी। तो पहला ऑलवेज आपको ध्यान रखना है 4 ही पॉइंट है। पहला स्मॉलर साइज ऑफ कैटाइन, स्मॉलर साइज ऑफ कैटाइन मीनिंग जो आपका कैटाइन है उसका साइज जितना स्मॉल होगा ना उसमें उतना ही ज़्यादा क्या होगा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। क्लियर है। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा लार्जर साइज ऑफ एनाइन, मीनिंग कैटाइन का तो क्या होना चाहिए स्मॉलर साइज होना चाहिए और जो एनाइन है उसका क्या होना चाहिए लार्जर साइज। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कैटाइन जितना स्मॉल होगा ना उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी क्या होगी ग्रेटर होगी, और एनाइन जितना लार्जर होगा ना उसकी पोलराइजिबिलिटी उतनी ही मैक्सिमम होगी। और अभी आप सीख कर आए हो कि जितना स्मॉल कैटाइन होता है और जितना लार्जर क्या होगा आपका एनाइन होगा, उसके बीच में क्या होगा जो आपका एनाइन उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा उतना ही क्या होगा डेस्ट्रॉय होगा। और कौन से जोन का फॉर्मेशन होगा ओवरलैपिंग जोन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। थर्ड वाला है आपके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। थर्ड जो फैक्टर डिपेंड करेगा किस पर आपके कोवलेंट कैरेक्टर को अफेक्ट करेगा कौन सा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मीनिंग जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, मीनिंग जैसे मान लीजिए एक मेटल पर +1 है, सेकंड वाले पर क्या हो गया +2 हो गया और मैंने एनाइन ऐसा लिया कांस्टेंट वाला जिस पर क्या केवल -1 है, तो मैग्नीट्यूड कहाँ पर ज़्यादा आएगा +2 और 1 वाले पर, तो उसका क्या हो जाएगा कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। फोर्थ वाला पॉइंट आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, क्या सबसे ज़्यादा होता है आपके नॉन इनर्ट गैस में, नॉन इनर्ट गैस। ये कैटाइन के केस में कौन सा कैटाइन है जिसकी कोवलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा, कोवलेंट जो आपकी पोलराइजिंग पावर है मैक्सिमम होगी। तो ये ध्यान रखना है नॉन इनर्ट गैस वाले जो आपके कैटाइन है, नॉन इनर्ट गैस वाले कैटाइन इनमें सबसे मैक्सिमम होता है कोवलेंट कैरेक्टर। इसके बाद में नंबर आता है आपके सूडो इनर्ट गैस, सूडो इनर्ट गैस वाले कैटाइन का। क्लियर है। और सबसे लास्ट में आता है आपके इनर्ट गैस कैटाइन, इनर्ट गैस कैटाइन। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है क्योंकि यहीं पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, पता ही नहीं चल पाता उसको कि किसको तो इनर्ट गैस वाला कैटाइन बोलता है, किसको सूडो इनर्ट गैस वाला कैटाइन बोलता है और किसको नॉन इनर्ट गैस वाला कैटाइन बोलता है। तो इनको याद रखने की मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। ये किसके बारे में लिखा है मैंने ये ऑर्डर कोवलेंट कैरेक्टर के रेस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ पर नॉन इनर्ट गैस कैटाइन का मीनिंग क्या होगा, जितने भी आपके इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर इसको कैसे याद रखोगे, इसमें कौन सी कैटेगरी आएगी आपके आएंगे इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट वाली, इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले आएंगे। ये आप पीरियोडिक टेबल में 11th क्लास में पढ़ लेते हो कौन कौन से एलिमेंट है जिनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ आपको, ये लीजिए जैसे हो गया आपका बिस्मथ Bi हो गया। क्लियर है। इसके बाद में नंबर आ गया आपका थेलियम Tl हो गया और एक हो गया आपके लेड मीनिंग क्या हो गया Pb हो गया। तो ये ध्यान रखना है नॉन इनर्ट गैस वाली कैटाइन होती है उनका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है उनका मैक्सिमम होता है, मीनिंग उनकी जो पोलराइजिंग पावर क्या होती है मैक्सिमम।
यहाँ पर आइए, यहाँ पर कौन से आ गए सूडो इनर्ट गैस वाले। सूडो इनर्ट गैस वाले में कौन कौन से आएंगे आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है, वो भी कौन से ग्रुप के 11th और 12th ग्रुप के। तो इसके अंदर आप क्या आएंगे, ध्यान रखना आपको, जिंक आएगा, कैडमियम आएगा और मरकरी। इसके अलावा आएंगे आपके सिल्वर, कॉपर +1, सिल्वर +1 और साथ में गोल्ड +1। ये वाले किसमें आ गए आपके सूडो इनर्ट गैस वाले में। इनको कोई भी ऐसा कंपाउंड दिखे जिनमें जिंक +2 की फॉर्म में, कैडमियम +2 की फॉर्म में और मरकरी +2 की फॉर्म में, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड किसकी फॉर्म में आ जाए +1 में, तो उसको आप कौन सा आयन बोलते हो, सूडो इनर्ट गैस आयन बोलते हो। थर्ड वाला कौन सा आ गया, इनर्ट गैस कैटायन। यहाँ पर कौन से आएंगे, एस और पी ब्लॉक के। और इसके एग्जाम्पल भी बता देता हूँ मैं, याद कर लेना। इसके एग्जाम्पल आपके Na+, Mg+2 और एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपके Al+3। तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनता है कि कोवलेंट कैरेक्टर आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि किसके अंदर मैक्सिमम होगा। सबसे ज़्यादा होगा आपका नॉन इनर्ट गैस कैटायन में, फिर सूडो इनर्ट गैस वाले में, फिर इनर्ट गैस वाले में। नॉन इनर्ट का मीनिंग कौन से एलिमेंट को आपको कंसीडर करना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक में पढ़ते हो। कौन से एग्जाम्पल हो गए, बिस्मथ, टेल्यूरियम और लेड हो गया। फिर आता है सूडो इनर्ट गैस, इसमें कौन से आएंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट, कौन से ग्रुप के, 11th और 12th ग्रुप वाले, जिंक, कैडमियम, मरकरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और सिल्वर, कॉपर, गोल्ड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। लास्ट में बच गया इनर्ट गैस के कैटायन, कौन से आते हैं, एस और पी ब्लॉक वाले। यहाँ पर याद भी कर लेना आप, इसमें कौन से आते हैं, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, इनर्ट गैस जो कैटायन है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ध्यान रख लेना, इनमें होते हैं आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में। सूडो इनर्ट गैस है, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगी। और जो नॉन इनर्ट गैस वाले कैटायन है इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है आपके 20। ये ध्यान रखना, आपके 20 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो डायरेक्ट आपको ऐसे भी ध्यान रखना है, ऐसे कोई भी कैटायन जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ रहा है 20, वो कौन सा होगा, नॉन इनर्ट गैस वाला। कितना आ रहा है 18, कौन सा होगा, सूडो इनर्ट गैस वाले का। आउटर मोस्ट शेल में कितना आ रहा है 8, तो वहां पर कौन सा होगा, आपकी इनर्ट गैस कैटायन होगा। बस इतना सा है। अब इसके डायरेक्ट अपन बात करेंगे एप्लीकेशन पर। कॉम्पिटिशन एग्जाम जैसे नीट हुआ, IIT हुआ, IIT JEM हुआ, उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आइए क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं अपन कि किस टाइप के आपके पास प्रॉब्लम है वो एग्जामिनर है क्रिएट करवा सकता है। यहाँ पर 4 जो कंडीशन लिखे तो 4 तो इन कंडीशन पर क्वेश्चन करेंगे अपन, और साथ में 1-2 क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा करेंगे, सोल्यूबिलिटी से रिलेट करेंगे। तो आपको बिल्कुल बेसिक ध्यान रखना है कि कोवलेंट कैरेक्टर है ना, उसका डेवलपमेंट कब कब ग्रेटर होगा। तो सीधा सा ध्यान रखना, आपको क्या क्या बता दिया मैंने, स्मॉलर कैटायन होना चाहिए, लार्जर एनायन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मैक्सिमम होना चाहिए, और फोर्थ वाले में क्या बता दिया मैंने, कैटायन देखना है कि कौन से ग्रुप का है, नॉन इनर्ट वाला है, इनर्ट वाला है, अदरवाइज कौन सा वाला है, आपके सूडो इनर्ट गैस वाला है। क्लियर है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। ये लीजिए पहला नंबर एग्जाम्पल है NaCl, KCl, RbCl और सीजियम क्लोराइड। क्लियर है। और आपको यहाँ पर पूछ लिया पहला क्वेश्चन, इसमें आपको क्या बताना है, कोवलेंट कैरेक्टर। CC का मीनिंग क्या है मेरा, कोवलेंट कैरेक्टर। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए AgF, AgI, AgCl और AgBr, ये हो गया सेकेंड वाला। और यहाँ पर आपको बतानी है सोल्यूबिलिटी इन CCl4, मीनिंग जो कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीनिंग किसमें पूछ ले, इनडायरेक्टली फॉर्म से, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तीसरा एग्जाम्पल ये लीजिए AlN, Al2O3 और थर्ड वाला रहा आपके AlN। क्लियर, ये आपके एग्जाम्पल रहा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाला, एक बार इन 3 को सोल्व करते हैं। यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसमें आप बता दीजिए ये वाला, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर आ गया, इसमें सोल्यूबिलिटी इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, और यहाँ पर आपको बताना है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। क्लियर है। अब भाई इनको एक एक स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। सबसे पहले देखो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, वेरिएशन किस में करवा रहा है,
इसी टाइप से आप क्वेश्चन पर प्रॉपर अप्रोच बना सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन 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 क्लोरीन, और क्लोरीन आपको पता है क्या है, एनाइन, मीनिंग किसका साइज कांस्टेंट रख लिया, एनाइन का। वेरिएशन किस में करवा रहा है, कैटाइन, कैटाइन सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम। अच्छे से पता है ये पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप, जिसको आप कौन सा मेटल वाला ग्रुप बोलते हो, एल्कलाई मेटल ग्रुप बोलते हो। और अप टू डाउन जाने पर क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। सबसे मैक्सिमम साइज किसका है, सीजियम का। और आपको किससे डील करना है, कोवलेंट कैरेक्टर से। स्टार्टिंग में लिख कर आइए क्या, कोवलेंट कैरेक्टर कब मैक्सिमम होगा, जब स्मॉलर साइज का क्या होगा, कैटाइन होगा। तो सबसे स्मॉल कैटाइन कौन सा होगा, सोडियम का। तो कोवलेंट कैरेक्टर सबसे मैक्सिमम किसका हो जाएगा, NaCl का। इसके बाद में कौन हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, फिर रुबिडियम क्लोराइड और देन सीजियम में क्लोराइड। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम सबसे ऊपर आता है ग्रुप में और सबसे लास्ट में कौन आता है आपका, सीजियम आता है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या पूछा है, सोल्युबिलिटी इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको तो एक ही चीज माइंड में रखनी है क्या, सबसे पहले किसका ऑर्डर निकालोगे, कोवलेंट कैरेक्टर का। और कोवलेंट कैरेक्टर को फिर रिलेट कर देना है, जैसे सोल्युबिलिटी पूछे, कलर इंटेंसिटी पूछे, कुछ भी आपसे एग्जाम्पल पूछे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कोवलेंट का ऑर्डर निकालो। अब की बार देखो Ag मीनिंग सिल्वर, सिल्वर और सिल्वर। कॉन्स्टेंट किसको है, सिल्वर। वेरिएशन किस में किया है, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, मीनिंग अब की बार इसने वेरिएशन कर दिया 17 ग्रुप में। 17 ग्रुप का ये ऑर्डर होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और आप अच्छे से जाते हैं ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और आपको कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकालना, सबसे पहले तो कोवलेंट कैरेक्टर में क्या था, स्मॉल कैटाइन। कैटाइन तो सब में क्या है, सेम है। तो फिर किसको देखोगे, एनाइन को। तो एनाइन का क्या बोलता है, लार्जर एनाइन। सबसे लार्जर एनाइन कौन सा होगा, आयोडीन वाले का। इसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या आएगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पर देखो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या है, मैक्सिमम। फिर क्या पूछा है, सोल्युबिलिटी इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड कौन सा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर। और आपको अच्छे से पता चल गया कि जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सोल्युबिलिटी इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है वही किसका ऑर्डर आएगा, आपके सोल्युबिलिटी इन CCl4 का। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी सोल्युबिलिटी, सिल्वर आयोडाइड। इसके बाद में कौन आएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। फिर आ जाएगा आपके सिल्वर क्लोराइड और लास्ट में आ जाएगा आपके सिल्वर फ्लोराइड। क्लियर है, तो ये वाला ऑर्डर बन गया आपके, किसका बन गया, ये वाला ऑर्डर बन गया आपके सोल्युबिलिटी इन कार्बन टेट्राक्लोराइड अदरवाइज नॉन पोलर सोल्वेंट। ये वाला एग्जांपल देखो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कैटाइन तो क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पर देखो एनाइन का फॉर्म देखो, तो आपको एनाइन के लिए ध्यान रखना है क्या, ये देखो यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर भी क्या है, नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ना, ये LNN3 वाले में, यहाँ पर इसका चार्ज कितना है एनाइन पर, -1। इस वाले में चार्ज कितना है, N3 के ऊपर कितना चार्ज है, -1। मीनिंग यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा, इसको थ्राइस लगाना पड़ेगा। क्लियर, तभी तो बैलेंस होगा। एल्यूमिनियम 13 ग्रुप का है, +3 चार्ज होता है, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, -3। तो एक N3 पर कितना चार्ज होता है, -1। तो मेरे को कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 3। तो N3 का थ्राइस। तो इस वाले देखो एल्यूमिनियम, 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 तो मेरे को ये पता चल गया एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना रहेगा, +3। इस वाले पर +3 और इस वाले पर भी कितना रहेगा भैया, +3 रहेगा। अब बात करते हैं अपन एनाइन की। तो देखो यहाँ पर एनाइन नाइट्रोजन है, +3 है तो न्यूट्रल कंपाउंड है, मीनिंग नाइट्रोजन पर कितना चार्ज आया होगा, -3। ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आता है, -2 ऑक्साइड की फॉर्म में। और ये एजाइड मीनिंग N3 नेगेटिव, तो एक पर कितना है, -1। अब एक बात बताओ, यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम, 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 यहाँ पर कौन सा फैक्टर लगेगा, देखते ही पता चल रहा है आपको कैटाइन और एनाइन इनके चार्ज का मैग्नीट्यूड। और मैं लिख कर आया था मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवलेंट कैरेक्टर। तो देखो यहाँ पर 3 × 1 तो 3 रहेगा, 3 × 2 तो कितना हो गया, 6 हो गया, और 3 × 3 तो कितना हो गया, 9। तो मैग्नीट्यूड क्या है, प्लस माइनस पर नहीं जाना है आपको। क्लियर है, मैग्नीट्यूड देखना आपको तो डायरेक्ट। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा किसका है, ALN का। और आपको अच्छे से पता चल गया जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ग्रेटर होगा उसका कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ग्रेटर होगा। लेकिन कोवलेंट कैरेक्टर और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, आपस में इनका रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। लेकिन सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर इसका है, तो सबसे मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है। तो देखो सबसे मैक्सिमम जो मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, जिसका चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, मिनिमम। तो यहाँ पर इसका आएगा मीनिंग सबसे ज़्यादा, तो ये वाला है ALN3 का थ्राइस, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम। फिर कौन आएगा आपकी AL2
O3 और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा AlN, क्योंकि ये देखो एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जो कौन सा कैरेक्टर मैक्सिमम था, कोवलेंट कैरेक्टर, लेकिन ऑर्डर किसका पूछा है, मेल्टिंग पॉइंट का, और अच्छे से जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। लास्ट वाले में लिख कर आया था कोवलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। जो भी मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आता है उसका इन्वर्स कर देना, वही किसका हो जाएगा आपके, जो भी कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर आता है उसका इन्वर्स कर दोगे, वही किसका हो जाएगा आपके मेल्टिंग पॉइंट का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इनका। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, जो मैं 2 एग्जाम्पल कराऊंगा, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल बार बार पूछे जाते हैं और थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करवा देता है यहाँ पर। तो दोनों जो अब की बार जो नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल आ रहे हैं थोड़े से एडवांस लेवल का एग्जाम्पल है। क्लियर है। तो इस वाले एग्जाम्पल को एक बार खुद वीडियो को पॉज करके सोल्व करने की कोशिश करना, ट्राई करना, हो जाएगा सोल्व। अगर आपने अभी तक वीडियो को बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखा है तो इजीली आपसे क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या किसके अंदर है, KCl, NaCl, AgCl और CuCl, ये आपको कंपाउंड दे दिए और इसने डायरेक्टली यहाँ पर आपसे पूछ लिया, सिंपल सा पूछ लेता हूँ मैं, कोवलेंट कैरेक्टर ही पूछ लेता हूँ। क्लियर है। क्योंकि आपको कोवलेंट कैरेक्टर को रिलेट करना आ गया तो आप किसी भी ऑर्डर पूछ ले आप इसको अच्छे से रिलेट कर सकते हो। कोवलेंट कैरेक्टर, इसको सोल्व कीजिए। क्लियर है। अब देखो सोल्व करने की अप्रोच देखो कैसे लगाओगे। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर चेंज किस में कर रहा है, क्लोरीन 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 मीनिंग एनाइन, तो क्या हो गया कांस्टेंट। वेरिएशन किस में कर रहा है, कैटाइन। यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, सिल्वर और यहाँ पर क्या आ गया, कॉपर। अब मेरे को पता है कि पोटेशियम और सोडियम दोनों तो कौन से एलिमेंट, कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप एल्काली मेटल के एलिमेंट है। मीनिंग कौन से, एल्कलाई, कौन सी मेटल है ये, पोटेशियम और सोडियम कौन सी मेटल है, एल्कलाई मेटल है। तो यहाँ पर देखो इनका साइज कैसे होगा, सोडियम, सोडियम के जस्ट नीचे कौन आता है, पोटेशियम आता है। मेरे को पता चल गया कि जितना स्मॉल साइज का कैटायन होता है ना उसका कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ग्रेटर होता है। यहाँ पर पोटेशियम और सोडियम की मैं कंपैरिजन करूंगा इन दोनों का, तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा किस में होगा, सोडियम में होगा। क्लियर है। अब इसमें देखो इन दोनों की बात करता हूँ, सिल्वर और कॉपर। अभी मैं लिख कर आया था लास्ट वाली के अंदर, तो उसमें मैंने बताया था सिल्वर और कॉपर कौन से एलिमेंट है आपके, शूडो वाले। और मैंने आपको क्लियर बोला था कि जो शूडो वाले हैं ना, नहीं यहाँ पर देखो सोडियम और पोटेशियम किस फॉर्म में, सोडियम प्लस फॉर्म में, पोटेशियम भी प्लस फॉर्म में। नहीं Na पॉजिटिव, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आएगा, 8। और 8 वाले ये कौन से हो गए, दोनों के दोनों इनर्ट गैस वाले। नहीं ये दोनों के दोनों देखो सोल्व करने का मेथड देखो, ये दोनों कौन से आपके, इनर्ट गैस वाले। कौन से ये वाले, इनर्ट गैस वाले। और ये दोनों को आपके कौन से, सिल्वर और कॉपर, ये दोनों हो गए आपके शूडो इनर्ट गैस वाले। कौन से हो गए, शूडो इनर्ट गैस वाले। तो अब देखो कोवलेंट कैरेक्टर की बात करते हैं, तो मैंने पढ़ाया है आपको क्या, सबसे मैक्सिमम किस में होता है, नॉन इनर्ट, फिर शूडो इनर्ट और उसके बाद में इनर्ट गैस। तो मेरे को एक बात तो यहाँ से कंफर्म हो गई कि जो भी कोवलेंट कैरेक्टर की बात करेगा उसमें AgCl और जो आपके कॉपर क्लोराइड है, इन दोनों का कोवलेंट कैरेक्टर ग्रेटर होगा किससे, इनर्ट गैस वाले से। क्यों, क्योंकि सिल्वर और कॉपर कौन से आपके शूडो इनर्ट गैस है, कैटाइन है। इसके बाद में नंबर किसका आएगा, या तो KCl आएगा, अदरवाइज कौन आएगा, NaCl आएगा। अब देखो बात यहाँ पर आकर फंस गई वापिस से, सिल्वर और कॉपर इन दोनों में से कौन ग्रेटर होगा। तो आपको अच्छे से डी ब्लॉक एलिमेंट आता है, तो वहाँ पर देखो क्या सीन क्रिएट होता है, कॉपर, कॉपर के नीचे कौन आता है, सिल्वर, और सबसे नीचे कौन आता है, गोल्ड। एक बात आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, जब भी पीरियोडिक टेबल में आप डी ब्लॉक में अप टू डाउन मूव करोगे ना, तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर इंक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव है ना, वो इंक्रीज होता है। और हमेशा ध्यान रखना जिसका जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा ना उसका साइज कम होगा, मीनिंग उसकी जो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ग्रेटर होगी। सीधा सर इसको कोरिलेट कर लो, जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा उसकी जो पोलराइजिंग पावर उतनी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो मेरे को बताओ कॉपर और सिल्वर में किसकी पोलराइजिंग पावर ग्रेटर होगी, सिल्वर की। तो यहाँ पर ये कन्फर्म हो गया कि कॉपर और सिल्वर जब जब कॉम्पिटिशन में आएंगे तो कौन जीतेगा, सिल्वर। क्यों, क्योंकि ये कॉपर तो आपकी किस सीरीज का, 3D का,
सिल्वर 4D का और आपके जो गोल्ड किसका है 5D का। अप टू डाउन मूव करूंगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा ना उतना ही न्यूक्लियस के अंदर पावर होगा जो एनाइन है उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को डीफॉर्म करने का, मीनिंग उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, डिस्ट्रॉय करने का। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो ऑलवेज ध्यान रखना जेड इफेक्टिव किसका ग्रेटर है, सिल्वर का। तो सिल्वर जो क्लोराइड है इसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी ग्रेटर होगा किसके कंपैरिजन में, कॉपर क्लोराइड। अब इन दोनों को इजीली सोल्व कर लोगे। ये सोडियम ये पोटेशियम, स्मॉल कैटायन कौन सा है सोडियम वाला, तो कोवलेंट कैरेक्टर भी किसमें ज़्यादा होगा NaCl। देन कौन आ जाएगा आपके KCl। क्लियर है यहाँ तक। यह नेक्स्ट वाला देखो 5th नंबर क्वेश्चन, CdCl2 ZnCl2 और HgCl2। और यहाँ पर अब की बार आपसे पूछ लिया अगले ने कलर इंटेंसिटी। ऑर्डर किसका पूछा है, कलर इंटेंसिटी का ऑर्डर पूछा। अब देखो थोड़ा सा डीप लो का नॉलेज होना चाहिए। वापिस यही बात है, कॉपर के नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ इस वाले एग्जाम्पल को। तो ये देखो किस टाइप से अंडरस्टैंड करना है आपको। यहाँ पर भी सेम बात है, जेड इफेक्टिव वाला ही फैक्टर चलेगा, नया फैक्टर कुछ भी नहीं है। तो देखो यहाँ पर इनका अरेंजमेंट कैसा होगा, ये जिंक फिर कैडमियम और उसके बाद में कौन आता है मरकरी। वही बात है, ये 3D सीरीज का, ये 4D का और ये 5D का। अभी बता के आया हूँ 3D से 4D 4D से 5D में जाते कौन सा फैक्टर इंक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव। तो वही वाली बात आ गई वापिस से, जेड इफेक्टिव क्या होगा इंक्रीज। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी ग्रेटर होगी। तो एक बात बताओ सबसे ज़्यादा जेड इफेक्टिव किस में होगा, जिंक कैडमियम मरकरी में। ये देखो किस में ज़्यादा होगा मरकरी में। तो मरकरी में जितना ज़्यादा आपका पोलराइजिंग पावर होगी उसका कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा ग्रेटर। और जितना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा आपने पढ़ रखा है, कोवलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलर इंटेंसिटी। तो सबसे ज़्यादा देखो किसकी हो जाएगी कलर इंटेंसिटी, मरकरी वाले की, मीनिंग HgCl2। इसके बाद में कौन आएगा आपका कैडमियम वाला, मीनिंग CdCl2। और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा ZnCl2। क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं अपन, फिर ये आपके फाजान रूल से आपके कोई भी लेवल का कंपटीशन एग्जाम हो उसमें इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकता। जो मैंने आपको ऑर्डर बताया बस कोवलेंट कैरेक्टर का ध्यान रख लेना। बाद में कोवलेंट कैरेक्टर को चाहे सोल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट से डील करवाइए, नॉन पोलर सॉल्वेंट से डील करवाइए, मेल्टिंग पॉइंट से डील करवाइए, किसी से भी डील करवाइए, आप उसका ऑर्डर इजीली बता सकते हो। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। ये लीजिए, जैसे आपको ये एग्जाम्पल दे दिया PbCl2 CaCl2 और आपको एक दे दिया ZnCl2, ये दे दिया। और यहाँ पर आपको पूछ लिया सोल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना कि कोवलेंट कैरेक्टर और सोल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट का रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो सबसे पहले तो आप क्या किया करो, इसका कोवलेंट कैरेक्टर का पता लगा लिया करो। कोवलेंट कैरेक्टर का जस्ट ऑपोजिट क्या कर देना आपको, सोल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट कर देना। तो सबसे पहले देखो मैं ऑर्डर किसका निकालूंगा, यहाँ पर अगर इसको मैं सोल्व करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ऑर्डर किसका निकालूंगा, कोवलेंट कैरेक्टर का। कोवलेंट कैरेक्टर आपको अच्छे से पता है। कोवलेंट कैरेक्टर के लिए देखो यहाँ पर क्लोरीन चेंज किस में किया है, कैटायन में। एक जगह जिंक है, एक जगह आपके कैल्शियम है, एक जगह क्या है लेड है। ये देखो लेड वाला कौन सा है, लेड वाला कौन सा है आपके नॉन इनर्ट वाला। तो बस हो गया आंसर आपका। ये कौन सा हो गया, नॉन इनर्ट कैटायन है। कैल्शियम वाला कौन सा होता है, Ca+2 आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये वाला कौन सा हो गया आपके इनर्ट कैटायन हो गया। कौन सा हो गया, इनर्ट गैस कैटायन। और ये जो लास्ट वाला है ना जिंक वाला, ये कौन सा होता है, जिंक। मैंने बताया जिंक कैडमियम मरकरी सिल्वर कॉपर और गोल्ड। ये वाले कौन से होते हैं, सूडो वाले होते हैं। ये हो गया आपके सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन हो गए। क्लियर है। तो आपको मैंने ऑर्डर भी लिखवाया था। 4th वाला पॉइंट अपना यही था, सबसे मैक्सिमम किसका बोला था अपन ने, नॉन इनर्ट का, फिर सूडो वाला का, फिर किसका बोला था, इनर्ट का। तो कोवलेंट कैरेक्टर देखो सबसे ज़्यादा नॉन इनर्ट वाला कौन है, PbCl2। इसके बाद में किसका आता है नॉन इनर्ट के बाद में, सूडो वाला, ये रहा
ZnCl2। और सबसे लास्ट में कोवलेंट कैरेक्टर किसका आता है, इनर्ट गैस का, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा CaCl2। लेकिन मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा है, सोल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट। अब मेरे को पता है क्या, जो भी आपके सोल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट ये क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोवलेंट कैरेक्टर के। तो मेरे को पता है कोवलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, इन पोलर सॉल्वेंट। बस हो गए आंसर। तो देखो यहाँ पर जो भी आपका कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है इसको क्या कर देना, रिवर्स। तो रिवर्स करूंगा तो सबसे ज़्यादा सोल्युबिलिटी किसकी हो जाएगी आपके पोलर सॉल्वेंट में, कैल्शियम की। तो ये आंसर आ जाएगा CaCl2। देन कौन आ जाएगा आपके ZnCl2, और फिर कौन आ जाएगा आपके PbCl2। तो ये देखो ये आपके यहाँ पर आकर कंप्लीट होता है फाजान रूल है। इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, एग्जाम में किस टाइप से प्रॉब्लम को अप्रोच करता है, क्लियर है। अब इनके अलावा आपकी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है फाजान रूल में। चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, IIT का मेन का एग्जाम दो, एडवांस का दो, नीट का दो, IIT JM का दो, केमिस्ट्री का किसी भी लेवल का एग्जाम आ जाए, वहाँ पर इससे आउट कुछ भी नहीं आएगा किसमें, फाजान रूल में, क्लियर है। तो यहाँ पर आकर आपके फिनिश होता है फाजान रूल। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज क्यों हो गया, क्यों हुआ है, क्योंकि जो देखो आयोनिक कंपाउंड उसमें कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। लेकिन यहाँ पर जैसे कोवलेंट कैरेक्टर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड वाली बात देखो क्या बताया था मैंने, कलर इंटेंसिटी। कलर इंटेंसिटी को मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बोल दिया था, कोवलेंट कैरेक्टर। ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि जब भी आपके कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो होमो लूमो गैप है ना वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जब भी होमो लूमो गैप है वो डिक्रीज होगा उस वाली कंडीशन में कलर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर है। तो ये जरूर ध्यान रख लेना। आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों होता है, क्यों हो रहा था, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। सेकेंड बात, कलर इंटेंसिटी कोवलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होती है, क्योंकि उस कंडीशन में जो भी आपका कंपाउंड है उसमें जो भी आपका होमो और लूमो गैप, होमो लूमो गैप है, ये वाला गैप क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जब भी होमो लूमो गैप डिक्रीज होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, कोवलेंट कैरेक्टर, तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आपके ये जो टॉपिक है फिनिश होता है